देखो इस प्रश्न में क्या पूछा गया हमको, परिमेय संख्या 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। प्रतिलोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है ना। एक होता है योज्य प्रतिलोम, दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है देखो, जैसे कि मान लो कोई संख्या लिखी है 5/3 और हमको बोला गया है कि इसका योज्य प्रतिलोम बताओ। तो योज्य प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, केवल चिन्ह बदलते हैं। जैसे ये संख्या प्लस वाली है ना, तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -5/3, ठीक। और -5/3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, 5/3। तो ये कौन सा है, योज्य प्रतिलोम, योज्य, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है इसको अपन कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, अपन संख्याओं को पलट देते हैं। जैसे ये 5/3 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 3/5। और 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 5/3। समझ में आई बात, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम में हम चिन्ह बदलते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में हम संख्या को पलट देते हैं, ठीक है। तो इस वाले सवाल में क्या पूछा है, परिमेय संख्या 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 3/5 का उल्टा क्या होगा, 5/3। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी वाला। समझ में आई बात, ठीक। दूसरा प्रश्न देखो, इसमें दूसरे प्रश्न में लिखा है 3x - 5 बराबर -2 में x का मान है। तो ऑप्शन क्या दिए हैं इसमें हमें, -2, -7, 1 और 7/3, 7/3। इसमें बोला गया 3x - 5 बराबर -2 में x का मान। मतलब ये जो समीकरण दिया है हमको, इस समीकरण में हमको किसका मान निकालना है, x का मान। तो मान अपन कैसे निकाल के देखेंगे, कच्चे काम में 3x - 5 बराबर -2 लिखा, इसमें x वाली संख्या एक तरफ रखो और बिना x वाले को एक तरफ कर दो। तो ये 3x अपनी जगह है, -5 इधर आ गया तो क्या हो गया, +5। अब ये संख्या माइनस है और ये प्लस है तो घटेगी, 5 में से 2 गए 3, और ये वाला 3 चला गया बटे में, 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 1। मतलब अपना इसका आंसर भी कौन सा है, सी वाला। समझ में आया कैसे किया, ठीक है। समीकरण को हल करके देखना है कि इसका सही उत्तर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। आंसर है इसमें 8, 7, 6 और 9। तो अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, इसका नाम ही लिखा है अष्टभुज। अष्ट मतलब बताओ, अंदाज लगाओ क्या होगा अष्ट मतलब, 8। नाम ही है ना अष्ट, अष्ट मतलब क्या होता है, 8, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, ए वाला, अष्टभुज। तो अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 8। षष्ठभुज में कितनी भुजाएं होंगी, षष्ठभुज 6, पंचभुज में और चतुर्भुज में और त्रिभुज में, बस। समझ में आया। तो अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, 8। तो ये उत्तर आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें लिखा है 9 की घात 2 - 7 की घात 2 का मान होगा। तो ऑप्शन दिए हैं अपने पास 9, 7,
32 और 81। तो 9 की घात 2 माइनस 7 की घात 2 का मान कितना होगा? तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हमने इसको साइड में लिखा। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। ठीक, 7 का वर्ग 49। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना बचेगा यहाँ पर? 11 में से 9 गए 2 और यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 4 गया 3। तो आंसर क्या आ गया? 32। समझ में आ गया? ठीक, तो छोटे छोटे से सवाल हैं ये सब। और अब 5वां लिखा है 4 की घात -3 का मान होगा। ऑप्शन दिए हैं हमको 12, 1/12, 64, 1/64। ठीक है, अब इसमें बोला गया है हमसे 4 की घात -3 का मान कितना होगा। इसको समझना अब तुम। जैसे 4 के ऊपर कितने की घात लगी है? -3। ठीक है, तो माइनस वाली घात को जब अपन बदलते हैं तो ये संख्या ऐसी लिखी जाती है 1/4 और ऊपर लगेगी घात 3 की। मतलब घात जो है अब कौन सी हो गई? माइनस से हट के प्लस की हो गई। इसका मतलब हुआ कि अपन 4 को कितनी बार लिखें? 3 बार। दीक्षा बात है नहीं। 4 चौको 16, 16 चौके 64। तो कितना आंसर आ गया? 1/64। तो ये डी वाला उत्तर सही आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये सारे सही विकल्प हो गए अपने। सही विकल्प में जो भी सवाल आता है ना, अंदाज से तुक्का नहीं लगाना रहता है। जब नहीं बने तो बात अलग है, लेकिन यदि सवाल समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा उसको करके देखना कि इसका उत्तर कितना बन रहा है, फिर अपन को टिक लगाना है उस पर। ये समझ में आ गया? ठीक, अब रिक्त स्थान में डायरेक्ट हम तुम्हें आंसर बता दे रहे हैं। देखो 6वां प्रश्न लिखा है पूर्णांकों के लिए खाली स्थान योज्य तत्समक है। तो इसका आंसर 6वें का कितना है? 0। ठीक है, क्या बोला? पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है, तो योज्य तत्समक का आंसर कितना आएगा? 0। ठीक, इसको याद रखना है तुम्हें। 7वें प्रश्न में पूछा गया है वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं। तो वर्ग कैसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? वर्ग की बराबर। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 7वें का बराबर। ठीक है, 8वें में अपन को क्या लिखा है? एक पासे को एक बार उछालने पर 2 आने की प्रायिकता खाली स्थान होगी। एक पासा है, पासे को यदि उछालेंगे तो उसमें ऊपर की तरफ 2 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आएगा। और पासे में टोटल अंक कितने होते हैं? 6। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर आएगा 1/6। ध्यान रखना, परीक्षा अध्ययन में इसका उत्तर गलत दिया है। परीक्षा अध्ययन में इसका आंसर छपा है 1/3। ये गलत है। इसका सही आंसर कितना है? 1/6। ठीक है, 9वां प्रश्न। ठीक है, तो 9वें प्रश्न में लिखा है अंकित मूल्य में से खाली स्थान घटाकर बट्टा ज्ञात किया जा सकता है। अंकित मूल्य मतलब जो किताब के ऊपर जो रेट लिखा रहता है वो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में से कौन सी चीज़ अपन घटाएं कि बट्टा निकल आए? बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। 1 मिनट। ठीक है, तो बट्टा मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य में से कौन सी चीज़ घटाएं कि बट्टा निकल आए? तो क्या घटाएंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य में से क्या घटाएंगे हम? विक्रय मूल्य। जैसे मान लो किसी किताब के ऊपर कीमत डली हुई है 50 रुपये, ये उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, और उस किताब को खरीदा कितने रुपए में गया है? मान लेते हैं अपन 40 रुपये में। ठीक है ना, तो 50 रुपये में से 40 रुपये घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। मतलब किताब में बट्टा कितना हुआ? 10 रुपये। 10 रुपये का डिस्काउंट हुआ। तो 50 अंकित मूल्य था, विक्रय मूल्य था 40, तो आंसर आ गया 10। तो ये 10 जो है वो बट्टा कहलाएगा। और आखिरी प्रश्न लिखा है इसमें 10वें नंबर पे 5 की घात 0। 5 की घात 0 का मान कितना होगा? 1। ठीक,
क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि जब किसी संख्या के ऊपर शून्य की घात हो तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, जैसे कि 5 के ऊपर शून्य तो इसका मान कितना हो गया, 1। 10 के ऊपर शून्य की घात तो इसका मान भी 1। x के ऊपर शून्य की घात तो इसका मान भी 1। क्लियर है। तो ये 2024 के सेट के सही विकल्प और ये खाली स्थान हो गए। ठीक है, रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसमें सवाल क्या लिखा है हमको, 3 की घात -3 गुणित 1/8। ठीक, 3 की घात -3 गुणित 1/8। हमको क्या बोला है, पहले इसको सरल करो, सरल करने के बाद जो उत्तर आए उस उत्तर को घातांक मतलब घात के रूप में लिखो। जैसे ये घातांक के रूप में लिखा है ना, 3 के ऊपर -3 की घात, ऐसे ही इस पूरे सवाल को हल करके घातांक के रूप में बदलना है हमको। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो -3 की घात है इसको यदि अपन नीचे लाएंगे तो ये ऐसा प्लस की घात बन जाएगी, पिछले सवाल में भी किया था हमने। तो ये -3 की घात बटे में आ गई। अब ये हो गया 1/8। अब ये 1/3 के ऊपर 3 की घात ऐसे रखो। ये जो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसा लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 के गुणनखंड निकाल दिए हमने, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा। अब 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो 2 की घात कितनी हो गई, 3। अब इन दोनों की घात एक सी है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों के ऊपर एक सी घात थी तो हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। ठीक है ना, ये आगे पीछे हो भी सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 3 पहले है तो चाहो तो 3 पहले लिख लो, और ये 2 है तो 2, आगे पीछे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और घात इकट्ठी लगा दी। अब ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 के ऊपर कितने की घात आ गई, 3 की। अब इसको घात को यदि वापस से ऊपर हम ले जाएं तो घात माइनस वाली हो जाएगी, हो गई। तो ये सवाल को हमको क्या कहा गया था, घातांक के रूप में लिखिए, सरल करें। तो पहले हमने सरल कर लिया और इसको बाद में हमने घात के रूप में बदल दिया, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ? प्रश्न लिखा है, यदि 6 पेनों की कीमत 24 रुपये है तो 8 पेनों की कीमत कितनी होगी। ठीक है, ये वो वाला सवाल है। किस तरीके से हल करेंगे, तालिका बना के अपन ने सवाल किए थे, सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात वाले। ठीक, ये उसी वाले पार्ट का प्रश्न है। तो अपन को कितने पेनों की कीमत निकालनी है, 8। तो अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माना कीमत बराबर x रुपये है। अब इसके लिए अपन ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। अब एक खंड में अपन क्या लिखेंगे, पेनों की संख्या, और एक में क्या लिखेंगे अपन, कीमत। फिर 2 खंड बनाए। अब पेन कितने हैं यहाँ पर, 6, तो 6 पेनों की कीमत कितनी है, 24 रुपये। अब पेन कितने हैं, 8, तो कीमत कितनी है नहीं मालूम, तो हमने क्या माना, x। अब इसमें कौन सा समानुपात लग रहा है, सीधा कि प्रतिलोम, सीधा, क्योंकि देखो पेन कम है तो कीमत भी कम है। अब पेन बढ़ेंगे तो कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कौन सा अनुपात उपयोग करेंगे, सीधा समानुपात। सीधे समानुपात में अपन ऐसा लिखेंगे, 6/24 और 8/x। ठीक है, अब क्या करना है, x को इधर भेजो और 24 जाएगा यहाँ 8 के साथ ऊपर और 6 जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको काट दो 6 से, 6 चौको 24, तो ये हो गया 8 गुणित 4, आंसर आ गया 32। मतलब 8 पेनों की कीमत कितने रुपए होगी, 32 रुपये। इसको अपन सीधा हिसाब भी लगा सकते थे कि देखो 6 पेन 24 रुपये के हैं, मतलब एक पेन 4 रुपये का कहलाया, तो 8 पेन कितने के हो गए, 8 चौके 32। तो वैसे भी हल कर सकते हैं अपन, लेकिन हमको जब लिख के करना है तो अपन ये विधि अपनाएंगे और ऐसे हल करेंगे।
समझ में आ गया? ठीक, अगला प्रश्न देखें। इसमें क्या लिखा है? ऊर्ध्व तिर्यक के प्रयोग से, ठीक है, यहाँ समझ लो जरा। तो ऊर्ध्व तिर्यक के प्रयोग से x+2 और x+3 को हल करो। क्या लिखा है? ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व मतलब सीधा खड़ा, तिर्यक मतलब तिरछा, ठीक है। अब ऊर्ध्व तिर्यक का उपयोग करके इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, समझना इस सवाल को। अब x+2 और x+3, इसका हमको गुणा करना है। कौन सी विधि से? ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ऊर्ध्व तिर्यक विधि इस टाइप की होती है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। इसका मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे का सीधा गुणा कर दो, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6। अब इसका मतलब क्या होता है कि तिरछा गुणा, तो हम इसको कोष्टक लगा के करेंगे। 3 का x में किया 3x, x का 2 में किया तो 2x। अब इस लाइन का मतलब क्या है? ऐसा गुणा, तो x का गुणा x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x की घात 2, ठीक है। x का गुणा x में करेंगे तो x² आ गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x², 3x और 2x कितने हो गए? 5x और 6 का 6। तो ये उत्तर आ गया। x+2 और x+3 का जब हम गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 दूनी 6, फिर इसका गुणा यहाँ 3 का x में किया 3x, x का 2 में किया तो 2x, ठीक है ना। और ये x का गुणा x में किया तो x²। अब 3x और 2x हो गए 5x। ये उत्तर आ गया। समझ में आया? तो ये कौन सी विधि थी? ऊर्ध्व तिर्यक। देखो प्रश्न क्रमांक 16 में लिखा हुआ है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 35 का वर्ग निकालना, कौन सी विधि से? एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है। 35 का वर्ग अपन कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट 35 का 35 में गुणा कर दो तो 35 का वर्ग निकल आएगा। जैसे 2 का वर्ग निकालना तो 2 का 2 में गुणा कर दिया 4, 4 का वर्ग निकालेंगे तो 4 का गुणा 4 में करेंगे 16। ऐसे यदि 35 का वर्ग निकालना है तो 35 का गुणा 35 में कर सकते हैं अपन। तो 35 का डायरेक्ट 35 में गुणा ना करके कौन सी विधि लगाना है हमको? एकाधिकेन पूर्वेण। अब इसको कैसे लगाते? देखो ये 35 का वर्ग निकालना है ना, तो 2 की घात है, तो 35 को कितनी बार लिखोगे? 2 बार, ठीक है। फिर अपन ने एक लाइन खींची नीचे। अब ये जो 5 है, इस 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 25, ठीक। अब ये जो 3 है ना, 3 को लिखा हमने, और 3 से एक ज़्यादा कितना होता है? 4, तो बाजू में लिखेंगे 4 और गुणा करो, 3 चौके 12, तो आंसर आ गया 1225। तुम 35 का गुणा 35 में करोगे तो भी 1225 आएगा, और इस तरीके से हल करोगे तो भी 1225 आएगा। क्या किया? पहले 5 का गुणा 5 में किया तो ये 25 हो गया, फिर ये 3 का 3 उतारा और 3 से एक ज़्यादा 4, तो 4 का गुणा कर दिया तो 3 चौके 12, आंसर आ गया 1225। तो 35 का वर्ग कितना होता है? 1225। और विधि कौन सी है ये? एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है। देखा ना, एकाधिकेन मतलब एक अधिक, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया इसका। समझ में आ गया? ठीक।